अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, बेसिकली मैं ये सेकंड लॉ कर रहा हूँ अपना। पहला लॉ जो किया वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसका एक नाम और भी है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इस लॉ को सबसे पहले किसने दिया? JL। ठीक है, जो एक फ्रेंच केमिस्ट है। ठीक है, फ्रेंच केमिस्ट जिसने 1799 में सबसे पहले एक चीज के बारे में बताया जो थी कंपाउंड्स। उसने क्या कहा कि किसी भी चीज के अंदर जो उसके मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स की रेशो जो है वो क्या रहेगी? हमेशा फिक्स। उसने क्या कहा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, इन एनी कंपाउंड, द रेशो ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज सेम या फिक्स्ड। ठीक है, ये चीज ने बताई। ठीक है, फ्रेंच केमिस्ट JL जिसने 1799 को क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड का मतलब होता है जो 1 2 3 4 किसी भी एलिमेंट से मिलके बनता है। ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बना हो। ठीक है, आपको अभी एग्जांपल दूंगा, समझ लग जाएगा। रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, इसने कहा कि रेशियो क्या रहेगी? फिक्स्ड रहती है हमेशा। जैसे सिंपल, बड़ी सिंपल जी एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। जैसे मैं ले रहा हूं एग्जांपल पानी। मेरे को पता है कि पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। ठीक है, आप चाहे पानी किसी भी तरह से ले लो, चाहे वो गंदा पानी हो, चाहे वो साफ पानी हो, चाहे बॉइल्ड वाटर हो, चाहे वो डिस्टिल्ड वाटर हो, किसी भी तरह से पानी ले लो, पानी का जो फॉर्मूला रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? H2O। ये नहीं होगा कि पानी गंदा है तो H3O हो जाए, अगर पानी साफ है तो HO हो जाए, ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर कंपाउंड के अंदर, ये जो फॉर्मूला है इसकी रेशो पर्टिकुलरली क्या है? फिक्स्ड। ठीक है, रेशो किसकी? मास की रेशो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। H2O के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास है 1, बट ये 2 है इसलिए इसका मास आएगा 2। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो अगर इसको कटिंग करें तो क्या आ जाएगा? 1:8। इसका मतलब पानी चाहे किसी भी तरह से आप ले लो, पानी की जो रेशो रहेगी वो कितनी रहेगी? 1:8 बाय मास। ठीक है, और ऐसे कोई एग्जांपल ले सकते हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का मास कितना है? 12। ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑक्सीजन का मास 16, बट 2 टाइम्स है इसलिए होगा 32। तो कटिंग करते हैं, कटिंग करने में क्या होगा? ये रेशो आ जाएगी 3:8। ठीक है, ठीक है, ये होगी मेरी कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो ऑफ द एलिमेंट्स बाय मास। ठीक है, ये था लॉ, बड़ा सिंपल लॉ है। सिंपल सी बात इसने कही कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो रेशो है जुड़ने की, ये जो रेशो है ये क्या रहती है? फिक्स। पानी चाहे जैसा मर्जी हो, उसमें 1:8 ही मॉलिक्यूल फॉर्मूला बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मर्जी हो, उसमें रेशो उसकी 3:8 ही ऑलवेज आएगी। ठीक है, अगर किसी चीज के अंदर ऐसी रेशो नहीं आ रही, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की किसी कंपाउंड में नहीं आ रही, इसका मतलब कि वो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो कोई और होगा। ठीक है, या फिर उसमें प्रॉपर एलिमेंट्स की रेशो नहीं होगी। ठीक है, वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा नेचर में। अब इस चीज की क्या है? इस लॉ की क्या आ गई? कुछ लिमिटेशंस। इस लॉ की 1-2 क्या है? लिमिटेशन। मतलब ये लॉ कुछ प्रॉपर्टीज पे जाके क्या हो गया? फेल। किस तरह से फेल हुआ? सबसे पहले तो अगर हम किसी चीज के आइसोटॉप्स ले लें। अब आइसोटॉप्स क्या चीज होती है? आपने
9th 10th में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। जिसको प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, ट्रिटॉन बोलते हैं, या जिसको प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक है, दीज 3 आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। वर्ड आइसो मीन्स सेम एंड टॉप्स मीन्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स के अंदर ये जो चीज है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये क्या है, दोनों तीनों में सेम। बट ये ऊपर वाली जो चीज है इसको बोलते हैं मास नंबर। ये क्या है, डिफरेंट। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से मान लो कार्बन के भी आइसोटॉप्स हैं। अगर मैं कार्बन के C12, कार्बन जो यहाँ पे शो कर रहे हैं वो क्या है, कार्बन 12 वाला। एक कार्बन और होता है जिसको बोलते हैं C14। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोटॉप यूज करूं इस तरह से, अब इस कंपाउंड के अंदर जो ये रेशियो है वो कितनी है, कार्बन की 14 और ऑक्सीजन 32। अब यहाँ पर कटिंग करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो कभी भी 3:8 नहीं आएगा। ठीक है ना। अब तो किसी ने देखना है तो किसी ने तो करना है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिखा है तो 3:8 है, यहाँ पे लिख रहे हैं तो 3:8 नहीं लिख रहे। इसका मतलब क्या हो गया, शायद इसी में कोई कंसेप्ट में मिस्टेक है। ठीक है ना, इसलिए कहा गया कि इस चीज की कुछ लिमिटेशंस है कि ये कंसेप्ट आइसोटॉप्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये इसकी पहली मिस्टेक आ गई। दूसरी लिमिटेशन क्या है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट। ऐसी चीजों को वैसे हम बोलते हैं आइसोमर। ऐसी चीजों को क्या बोलेंगे, आइसोमर। अगर किसी कंपाउंड के अंदर हम आइसोमर की बात कर रहे हैं, आइसोमर से क्या होगा कि जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। मान लो मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। एक ले रहा हूं मैं C2H5OH, इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। और एक ले रहा हूं CH3OCH3, इसका नाम क्या है, डाइमिथाइल ईथर। इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर इसका फॉर्मूला दोनों को सिंप्लीफाई करके लिखूं, इसके अंदर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर इसको लिखूं, कार्बन इसमें भी कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1, ये तो दोनों सेम आ गए। बट ये दोनों का क्या है, इस चीज को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखने में ये सिमिलर लग रहे हैं बट है नहीं। ये देखो, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इस कंपाउंड को अल्कोहल बोलेंगे, इस कंपाउंड को ईथर बोलते हैं। इस तरह से इन दोनों, अगर दोनों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो इसका मतलब इनकी रेशो भी सेम आएगी। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि रेशो सेम आने का मतलब होता है कि कंपाउंड सेम है, तो हमें पता है ये कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट है। ये इसकी दूसरी लिमिटेशन आ गई कि ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये चीज़ सेम है कि नहीं।